हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, जो है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद प्लेस ए किंग। अरविंद ने एक राजा की भूमिका निभाई। अरविंद के स्कूल में एक नाटक होना था और उसमें उसे राजा के रूप में अभिनय करने के लिए चुना गया था। उसने ऐसी उम्मीद की थी कि वह शानदार वस्त्र पहनकर सत्यनिष्ठा के साथ मार्च करेगा, अपनी मूछें घुमाएगा और चांदी के कागज में लिपटी हुई तलवार को रखेगा। अरविंद के आश्चर्य की कल्पना कीजिए कि जब उससे कहा गया कि उसे बैठकर वीणा बजानी होगी और कविता भी सुनानी होगी। यह सब सुनकर उसके दिमाग में एक सवाल आया कि क्या उसे एक संगीतकार राजा का अभिनय करना होगा। वह यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा राजा कौन था। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति हमें क्या कहती है। मान लो अरविंद को राजा समुद्रगुप्त का अभिनय करना था, जो गुप्ता डायनेस्टी के प्रसिद्ध राजा थे। हम समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे शिलालेख से जानते हैं। वास्तव में इस शिलालेख पर संस्कृत में एक कविता लिखी है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि हरिसेना ने लगभग 1700 साल पहले की थी। हम यह कह सकते हैं कि शिलालेख पर लिखी इस कविता के द्वारा ही हम समुद्रगुप्त के बारे में अच्छे से जानते हैं। यह कविता इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखी हुई है। यह एक विशेष प्रकार का शिलालेख है जिसे प्रशस्ति नाम से जाना जाता है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है की प्रशंसा में, जबकि प्रशस्ति की रचना कुछ ऐसे शासकों के लिए की गई थी जिनके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। प्रशस्ति का लिखा जाना गुप्तास के समय से अधिक महत्वपूर्ण बन गया, यानी हर राजा की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी जाने लगी। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशंसा। आइए देखें कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने राजा की प्रशंसा उत्साही शब्दों में की, जैसे एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में जिसने बहुत से युद्ध में विजय प्राप्त की, जिन्हें एक विद्वान और एक सबसे अच्छे कवि के रूप में जाना जाता था। समुद्रगुप्त को देवताओं के समान भी वर्णित किया गया है। प्रशस्ति की रचना बहुत लंबे वाक्यों में की गई थी। यहाँ ऐसे ही एक वाक्य का अंश दिया हुआ है। समुद्रगुप्त द वॉरियर। समुद्रगुप्त एक योद्धा थे जिनका शरीर सबसे आकर्षक था। उनका शरीर युद्ध के दौरान उपयोग की जाने वाली कुल्हाड़ियों, तीरों, कीलों, भाले, कांटेदार डार्ट्स, तलवारें, लोहे के डंडे, भाला, कांटेदार तीर, लंबे तीर और कई अन्य हथियारों के कारण सैकड़ों निशानों के दाग की भरपूर सुंदरता से ढका हुआ था। द किंग हु प्लेड द वीणा। वह राजा जो वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुण इस तरह के सिक्कों पर दिखाए गए हैं जहां उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यदि आप मैप देखें तो आप हरे रंग से शेडेड एरिया नोटिस करेंगे। आपको ईस्ट कोस्ट पर लाल बिंदुओं की एक श्रृंखला भी दिखाई देगी और आपको पर्पल और ब्लू कलर से भी चिन्हित क्षेत्र मिलेंगे। यह मैप प्रशस्ति में दी गई जानकारी पर आधारित है। हरिसेना, जो समुद्रगुप्त की कोर्ट का पोएट था, वह 4 विभिन्न प्रकार के शासकों का वर्णन करता है और हमें उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताता है। मैप पर हरे रंग से शेडेड क्षेत्र आर्यवर्त के शासकों का था। यहाँ समुद्रगुप्त के नेतृत्व में उनकी सेना ने 9 शासकों को उनके राज्य से उखाड़ फेंका और उनके राज्यों को समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। दक्षिण पथ के 12 शासक थे, जिनकी कुछ राजधानियों को मैप पर रेड डॉट से अंकित किया गया है। उन्होंने समुद्रगुप्त से पराजित होने के बाद उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। पड़ोसी राज्यों का आंतरिक घेरा, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गण संघ शामिल थे। पड़ोसी राज्यों के इस आंतरिक घेरे को मैप पर पर्पल कलर से चिन्हित किया गया है। ये सभी समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आते, उनके आदेशों का पालन करते और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्र जो मैप पर नीले रंग से चिन्हित है, यहाँ के शासक शायद कुशानास और शाखास के वंशज थे, और श्रीलंका के शासक जो कि समुद्रगुप्त के आगे उपस्थित होते थे और अपनी बेटियों की शादी की पेशकश भी करते थे। यह देखिए, यह है प्रयाग। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है, और यह है उज्जैन, और यह है पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय में पटना नाम से जाना जाता है। ये तीनों गुप्ता रूलर्स के महत्वपूर्ण केंद्र थे, और इलाहाबाद का नाम भी अब प्रयागराज रख दिया गया है। जीनेलॉजिस, वंशावलियों। अधिकांश प्रशस्तियों में शासक के पूर्वजों का भी वर्णन है, जैसे समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता। उनकी माता कुमारा देवी लिच्छवी गण से संबंध रखती थी, जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त महाराज अधिराज की भव्य उपाधि को अपनाने वाले गुप्ता वंश के पहले शासक थे। महाराज अधिराज एक उपाधि है जिसे समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उनके परदादा और दादा का उल्लेख केवल महाराज के रूप में किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे परिवार धीरे धीरे महत्व में आ गया। समुद्रगुप्त को परिणाम स्वरूप बाद के शासकों जैसे उनके पुत्र चंद्रगुप्त II की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची में शामिल किया गया। हम चंद्रगुप्त II के बारे में शिलालेखों और सिक्कों से जानते हैं। उन्होंने पश्चिमी भारत में आक्रमण का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने आखिरी शाखास पर विजय प्राप्त की। बाद की मान्यता के अनुसार चंद्रगुप्त का दरबार विद्वानों से भरा था। उनमें कवि कालिदास और खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट शामिल थे। हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित। जबकि हम गुप्ता रूलर्स के बारे में उनके शिलालेखों और सिक्कों से जान सकते हैं, लेकिन हम राजाओं के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम कुछ राजाओं के बारे में उनकी बायोग्राफी यानी किसी के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी से पता लगा सकते हैं। लगभग 1400 साल पहले शासन करने वाले हर्षवर्धन एक ऐसे ही शासक थे जिनके बारे में हमें उनकी जीवनी से पता चलता है। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि था जिसका नाम बाणभट्ट था। उसने हर्षचरित नाम से हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत में लिखी थी। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई जीवनी हमें हर्ष की वंशावली के बारे में जानकारी देती है और उनके राजा बनने की जानकारी देते हुए समाप्त होती है। ज़्वांगज़ांग, जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, उसने भी हर्ष के दरबार में बहुत समय बिताया और उसने वहां जो कुछ भी देखा उसका एक विस्तृत विवरण लिखा। हर्ष अपने पिता के बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। उनका ब्रदर इन लॉ कन्नौज का शासक था। उसे बंगाल के शासक ने मार डाला था। हर्ष ने कन्नौज के राज्य पर अधिकार कर लिया और फिर बंगाल के शासक के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया। हालांकि वह ईस्ट में सफल रहे और उन्होंने मगध और बंगाल पर विजय प्राप्त की, लेकिन वह कहीं और उतने सफल नहीं रहे। उन्होंने डेक्कन में जाने के लिए नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के एक शासक जिनका नाम पुलकेशिन II था, उन्होंने हर्ष को रोक दिया। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। इस समय के दौरान दक्षिण भारत में पल्लवास और चालुक्यास बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थीं। पल्लवास का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यास का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब के आसपास केंद्रित था। चालुक्यास की राजधानी ऐहोल थी और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। ऐहोल कई मंदिरों के साथ एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पल्लवास और चालुक्यास अक्सर
एक दूसरे की भूमि पर हमला करते थे, खासकर राजधानी के शहरों पर जो समृद्ध टाउन्स थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन II थे। पुलकेशिन II के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने पुलकेशिन II की प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी थी। इस प्रशस्ति के द्वारा ही हम पुलकेशिन II के बारे में जानते हैं। यह प्रशस्ति हमें उनके पूर्वजों के बारे में बताती है। इससे हमें पुलकेशिन के परदादा, दादा, पिता और पुलकेशिन तक की 4 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन ने स्पष्ट रूप से अपने अंकल से राज्य प्राप्त किया था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर आक्रमण का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने हर्ष के विकास की जांच की। रवि कीर्ति ने हर्ष की प्रशंसा में जो कविता लिखी, उस कविता में शब्दों का एक दिलचस्प खेल है। हर्ष का अर्थ है खुशी। इस कविता में कवि कहता है कि इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष यानी खुश नहीं रहा। पुलकेशिन ने पल्लवास के राजा पर भी हमला किया, जिन्होंने डर कर कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण ली थी। लेकिन चालुक्यास की जीत थोड़े समय की ही थी। अंत में पल्लवास और चालुक्यास दोनों ने राष्ट्रकूटास एंड चोला डायनेस्टीज से संबंधित नए शासकों को रास्ता दिया, यानी पल्लवास और चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टीज के शासकों ने शासन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.